हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं और आज से हमारा आईसीटी स्टार्ट हो गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज से हमारा स्टार्ट हो गया है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी। सो गाइस, जल्दी से आप सभी आ जाइए। देखिए, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को आप सभी को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाना है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर देखिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। तब भी आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए, क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास का पीडीएफ आपको सारा कुछ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाता है। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। सो गाइस, देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस, देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आईसीटी सामान्य संक्षिप्त यानी कि जो फुल फॉर्म है। देखिए, एक क्वेश्चन पेपर 1 में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जहां से किसी की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, किसी की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से कुछ देखिए, उन्हीं को हम यहां पर पढ़ेंगे। जैसे कि एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, आगे भी पूछी जा सकती है, आगे भी पूछी जा सकती है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, जितनी भी फुल फॉर्म है, उन सभी फुल फॉर्म को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए किसी भी तरह से। देखिए, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है हमेशा, ठीक है। अब जैसे यूएसबी हो गया तो यूनिवर्सल सीरियल बस, इसको याद कर लीजिए। मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। वान हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, इसको पढ़ लीजिए। लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। सीपीयू हो गया सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ओएस को इस बार भी पूछा गया था। ये सारे हमेशा पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ओएस को इस बार पूछा गया था, एएलयू को भी पूछा गया था। एएलयू को यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, इसको भी इस बार पूछा गया था, ठीक है। और डिजिटल, देखिए इसको भी पढ़ लीजिए, डीवीडी को इसकी फुल फॉर्म। अब देखिए, सीडी कंपैक्ट डिस्क, इसको भी पढ़ लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपैक्ट डिस्क। और देखिए, रोम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, रैम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। देखिए, रोम की रीड ऑनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और देखिए, आईसीटी की हम यहां पर क्लास कर रहे हैं, तो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन मिलाने वाले आ जाते हैं। सिम की फुल फॉर्म देखिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, इसको पढ़ लीजिए। यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, सिम की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है और यूआरएल की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। ये सारा कुछ आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट की फुल फॉर्म क्या है? डॉको की डॉक्यूमेंट है। और देखिए, पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसको पढ़ लीजिए। और देखिए, डब्ल्यू की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको बहुत बार पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आईपी की फुल फॉर्म भी इस बार पूछी गई थी, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इस बार पूछा गया था ये, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पैन की फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, परमानेंट अकाउंट नंबर। और पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। एटीएम की फुल फॉर्म हो गया आपकी वाईफाई हो गया। और देखिए, आईएफएससी बोलते हैं ना, आईएफएससी कोड दीजिए, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। अब यहां से क्लास आपकी स्टार्ट होती है। गाइस देखिए, जितना कुछ यहां पर पढ़ाया जा रहा है सारा कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग
आपको पढ़ाया जा रहा है। अब सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, किसे कहा जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए इंग्लिश में सूचना प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी को। यह क्या है? एक तकनीकी क्षेत्र है। क्या है? एक तकनीकी क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी एरिया है। सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? एक टेक्नोलॉजी एरिया है, तकनीकी क्षेत्र है, जो सूचना को प्राप्त करता है, संचालित करता है और सुरक्षित करता है, और सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। सूचनाओं को प्राप्त करता है, संचालित करता है, सुरक्षित रखता है और आदान प्रदान करता है। और यह कैसे होता है? देखिए किसके उपयोग से होता है? तो कंप्यूटर, और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसके उपयोग से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, संचालित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, सुरक्षित रखा जाता है। और इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देने के लिए इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के कार्यों को अंजाम देने के लिए। जैसे कि कार्य क्या क्या हो गया? सूचनाओं को आदान प्रदान करना, प्रसारित करना, सूचनाओं को सुरक्षित रखना और संचालित करना। ठीक है, सूचनाओं को प्राप्त करना, जैसे कि आप सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, विशेष रूप से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, संचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे दूर संचार। ठीक है, दूर संचार, कहीं बहुत दूर हमने वहां पर कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है, वार्तालाप करना है। अब तो आप अपने फोन से ही आप कॉल करके बातचीत कर लेते हैं, वहां पर अपने दोस्तों के हालचाल पूछ लेते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जैसे लाइव आपको समाचार दिखाए जाते हैं। लाइव कोई घटना कहीं पर घटित होती है तो वहां पर लाइव दिखाया जाता है। ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, यानी कि वहां पर ऑडियो वीडियो दिखाया जाता है। विजुअल प्रोसेसिंग यानी कि लाइव आपको वहां पर दिखाया जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया हमारा, और नेटवर्क को कंट्रोल के लिए इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए किया जाता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए किया जाता है, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, जैसे कि कॉल करना हो गया, वीडियो लाइव हो गया, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, और नेटवर्क तकनीकी को कंट्रोल किया जाता है। नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है, इस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। किसका? आईसीटी का उपयोग किया जाता है। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया ना? अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम सूचना को एकत्रित करते हैं, यानी कि आईसीटी के माध्यम से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करते हैं? सूचना को एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करते हैं, उसमें हम संशोधित करते हैं। कहने का मतलब यह है उसमें हम संशोधित करते हैं, उसे बहुत अच्छे से उस सूचना को देखिए जब समाचार या न्यूज आप सुनते हैं तो आप तक पहुंचाने के लिए क्या करता है? आईसीटी के माध्यम से सूचना को कलेक्ट करता है, उसमें संशोधित करता है, उसे इंटरेक्टिव बनाता है, जिसके कारण से आपका जो ध्यान है उस सूचना की तरफ जाए, उस न्यूज की तरफ जाए। ठीक है, उसमें संशोधित किया जाता है, और फिर उसको लास्ट में क्या किया जाता है? उसे प्रेषित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। उस न्यूज को क्या किया जाता है? प्रसारित किया जाता है। कहीं पर कोई घटना घटित होती है और वहां पर क्या करता है? जो न्यूज चैनल होता है वो क्या करता है? सूचना को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, उसके बाद उसको इंटरेक्टिव तरीके से बनाता है। ठीक है, इंटरेक्टिव तरीके से बनाता है, कहने का मतलब उसमें संशोधित करता है। ठीक है, और जब इंटरेक्टिव तरीके से बना लेता है उसके बाद क्या करता है? प्रेषित करता है, प्रसारित करता है। देखिए उसमें संशोधित करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इंटरेक्टिव बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि लोगों का ध्यान उस सूचना पर जाए, ठीक है, उस न्यूज पर जाए, इसीलिए उसको उसमें संशोधित किया जाता है। ठीक है, यह तकनीकी विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों का उपयोग करके सूचना के उत्पादन, विवरण और आदान प्रदान में मदद करती है।
कहने का मतलब यह है कि जो ICT तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर, स्मार्ट कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर हो गए हैं, उन कंप्यूटर और नेटवर्क साधन का उपयोग करता है। ठीक है, नेटवर्क साधन का उपयोग करता है, इंटरनेट का उपयोग करता है, और उसके बाद सूचना के उत्पादन, वितरण और आदान प्रदान में मदद करता है। ठीक बात, इसको आप अच्छे से समझ गए? इतना समझ आ गया ना? अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र विकास है, उसके कार्यक्रम के अनुसार सूचना क्या है? संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपकरण सेवाओं, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसके अनुसार सूचना संचार प्रौद्योगिकी, विभिन्न उपकरण और सेवाओं और अनुप्रयोग का समूह जिसका प्रयोग सूचना के उत्पादन, वितरण, आदान प्रदान में किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है, सेवाओं का उपयोग करता है, अनुप्रयोग का समूह उसका भी उपयोग करता है, और सूचनाओं का उत्पादन करता है, वितरण करता है और आदान प्रदान करने में ICT का उपयोग करता है। सूचना प्रौद्योगिकी का या संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है, ICT का उपयोग करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है समृद्धि को समर्थन करना होता है। ठीक है, ICT का जो मुख्य उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार वो क्या है? समृद्धि को समर्थन करता है और सभी व्यक्तियों को समानता और समावेशित के साथ जोड़ता है। ये नहीं देखता है कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है, ये नहीं देखता है। आजकल सभी के पास मोबाइल फोन है, सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन सभी को समावेशित करता है। क्या करता है? समावेशित करता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया ना? अब देखिए, इस प्रौद्योगिकी ने आधुनिक वाणिज्य, देखिए इस प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग आधुनिक वाणिज्य और व्यापार का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण अंग बना दिया गया है या बन गया है। देखिए, ICT के प्रयोग से व्यापार भी किया जाता है, आधुनिक वाणिज्य और व्यापार भी किया जाता है। जैसा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप सभी को मालूम है आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना? तो ये क्या एक हिस्सा हो गया है, ICT का उपयोग करके व्यापार किया जाता है। आप कपड़े लेते हैं, आपको खाना खाना है तो आप ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं आपको, ट्रेवल्स कंपनीज होती है, आपको कहीं जाना है तो आप गाड़ी बुक कर लेते हैं, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। ये क्या है? ICT का उपयोग किया जा रहा है। संचार क्रांति के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक संचार को भी एक प्रमुख घटक माना जाता है। ठीक है, संचार क्रांति के परिणाम स्वरूप ही, मतलब संचार क्रांति के परिणाम से ही इलेक्ट्रॉनिक संचार को एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, प्रमुख घटक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व भर की अर्थव्यवस्था को जोड़कर, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी ने विश्व भर की अर्थव्यवस्था को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। ICT ने क्या किया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमिक है, जितनी भी अर्थव्यवस्था है, उन सभी को जोड़कर एक वैश्विक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, जिसे ग्लोबल गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबल गांव कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, निभाती है। ठीक है, अभी तक निभा रहा है। ICT विश्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह क्या है? आगामी दिनों में बहुत तेजी से प्रगति करने की उम्मीद है। मतलब कहने का मतलब है आगामी दिनों में बहुत तेजी से प्रगति कर रही है और आगे भी करेगी। ठीक है, अब देखिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी ICT के विभिन्न घटक और उन घटकों का उपयोग कैसे किया जाता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। देखिए, क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल, जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो विभिन्न घटक हैं उनका उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूर संचार और ऑनलाइन शिक्षा। दूर संचार और ऑनलाइन शिक्षा, देखिए आईसीटी के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक, देखिए विद्यार्थी और शिक्षक अपने घर से ही ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी YouTube क्लास ले रहे हैं, इस क्लास को पढ़ रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, ये क्या है, ऑनलाइन शिक्षा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, यानी कि आईसीटी के माध्यम से आप ले रहे हैं, और यह उन्हें समय और यात्रा की बचत कराता है, यानी कि आपके टाइम को बचाता है। आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाएंगे, आने जाने में आपका जो समय लगेगा तो उसको बचाता है। उच्चतर शिक्षा तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है, जो हायर एजुकेशन है उस तक पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। जैसा कि आप अभी यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्लास भी ले रहे हैं पेपर 1 की, तो देखिए ये क्या कर रहा है, आपको हायर एजुकेशन तक पहुंचाने में सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इंटरेक्टिव पार्ट। इंटरेक्टिव पार्ट का मतलब है कि शिक्षक इंटरेक्टिव पार्ट तैयार करके छात्रों को समझाने में क्या करता है, मदद कर सकता है। अब देखिए ये क्लास यहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही है, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ पर टीचर हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेक्टिव तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपको इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ाऊँ, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़े। और देखिए इंटरेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, जैसे ग्राफिक्स की मदद से, वीडियो की मदद से, जो कि यहाँ पर आपको क्लास दी जा रही है, वीडियो की मदद से ही आपको क्लास दी जा रही है। एनिमेशन का उपयोग करके अधिक रोचक, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड यानी कि अधिक रोचक बनाकर इंटरेक्टिव आकर्षक पाठ तैयार किया जाता है, कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेक्टिव पार्ट आप समझ गए ना, कैसे ग्राफिक्स वीडियो की मदद से, एनिमेशन के उपयोग से इंटरेस्टेड क्लास बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता। शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता, शिक्षक के लिए उपयुक्त सामग्री आसानी से इंटरनेट और अन्य ऑनलाइन स्रोतों से उपलब्ध होती है। कहने का मतलब यह है कि टीचर्स के लिए सारा कंटेंट, जो पढ़ाने के लिए जो सामग्री चाहिए, जो भी मटेरियल, जो भी कंटेंट चाहिए, वो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। शिक्षक और छात्र, देखिए टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विभिन्न विषयों के लिए अध्ययन सामग्री का उपयोग करता है। मतलब यानी कि टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी क्या करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत सारे जो अध्ययन सामग्री है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए अभ्यास क्रमों का ट्रैकिंग। तो आईसीटी द्वारा शिक्षक क्या करता है, पेन सही से नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों। अभिभावक और छात्र के अभ्यास क्रम और प्रगति को ट्रैक करता है। इससे क्या होता है, उन्हें छात्रों के विकास पर ध्यान देने में सहायता मिलती है और उन्हें बेहतर तरीके से गाइड किया जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर क्लास पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक भी देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं और पूछते हैं कि सर हमें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके सारे टॉपिक्स को, सारे डाउट को माई पेपर 1 सीरीज में कंप्लीट किया जाता है, क्लियर किया जाता है। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉपर मुझे कहते हैं, कॉल करके कहते हैं कि सर हमें गाइड कीजिए। जब मैं उनसे क्वेश्चन से पूछता हूं कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना क्लास लेते हैं, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज कितना प्रैक्टिस करते हैं, जब वो मुझे बताते हैं तो मुझे उनकी कमियां मालूम होती, तो मैं उनको गाइड करता हूं, उनको बताता हूं कि आप इस तरह से और बेहतर कीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अब देखिए शिक्षक और छात्र के अंतरक्रियात्मक विकास। कहने का मतलब यह है कि टीचर्स क्या करता है, विभिन्न शिक्षक यानी बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर और एप्स के माध्यम से छात्रों का अंतरक्रियात्मक विकास किया जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर से अपनी शिक्षा का खेल में समझा सकते हैं, उनमें रुचि पैदा कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर और एप्स की मदद से छात्रों का जो अंतरक्रियात्मक विकास करते हैं। कहने का मतलब यह है, मतलब इंटरनल एक्टिविटी उनसे करवाते हैं
और ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो अपनी शिक्षा को खेल खेल में समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं और उनमें रुचि पैदा करते हैं, यानी कि इंटरेस्टेड, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है वो पैदा करते हैं। बच्चे होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उनको क्या करते हैं, खेल खेल में उनको पढ़ाया जाता है। और अब देखिए कंप्यूटर पे यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो खेल खेल में बच्चों को पढ़ा लेते हैं, समझा लेते हैं, ठीक है, उनका जो अंतरक्रियात्मक विकास करते हैं, ठीक है, उनका जो इंटरनल एक्टिविटी करवाकर उनका विकास करते हैं, उनका डेवलप करते हैं। अब देखिए सीखने की अवधारणा को सुधारना, यानी कि आईसीटी के माध्यम से क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, अवधारणाओं को सुधार करते हैं, ठीक है, विषयों को छात्रों के लिए अधिक समझने योग्य बना सकते हैं। क्या करते हैं, आईसीटी के माध्यम से जो भी विषय हैं, जैसे कि यहाँ पर पेपर 1 पढ़ाया जा रहा है तो छात्रों के लिए अधिक समझने योग्य बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पीपीटी बनाया जाता है, सारे कंटेंट पीपीटी में यहाँ पर पढ़ाया जाता है और इसमें छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को सुगम और सहज बनाया जा सकता है। जो भी यहाँ पर छात्रों की जो सीखने की प्रक्रिया है उनको क्या किया जाता है, सुगम और सहज बनाया जाता है। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लीजिए और जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ई सरकार की पहल, यानी कि भारत सरकार में ई सरकार की पहल कब की गई थी, तो देखिए ई गवर्नमेंट, ई सरकार, भारत में ई सरकार, ई गवर्नमेंट की पहल पहले दशक की शुरुआत में ही कर ली गई थी, ठीक है। जो पहला दशक था उस समय ही, पहले दशक की शुरुआत में ही भारत में ई सरकार, ई गवर्नमेंट की शुरुआत कर ली गई थी। और उस समय क्या था, सूचना तकनीकी ग्रामीण क्षेत्र, जो आईसीटी है ग्रामीण क्षेत्र की पहुंच से बाहर थी। जो आईसीटी थी यानी कि सूचना संचार तकनीकी, यानी कि सूचना संचार यानी कि कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या था, ग्रामीण क्षेत्र की पहुंच से बाहर थी, ग्रामीण क्षेत्र के पहुंच से बाहर थी। और भारत में ई गवर्नमेंट यानी कि ई गवर्नमेंट, ई सरकार पहले दशक में ही शुरुआत हो गई थी। इसके साथ ही विकासशील देशों में ई गवर्नेंस कानून और प्रौद्योगिकी के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए, विकास के लिए ई गवर्नेंस की भागीदारी बढ़ती जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि इसके साथ ही विकासशील देशों में ई गवर्नेंस कानूनों और प्रौद्योगिकी के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए और विकास के लिए ई गवर्नेंस की भागीदारी बढ़ती जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि भारत ने अपने देश को विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए ई गवर्नेंस की शुरुआत की थी और ई गवर्नेंस की भागीदारी बढ़ती जा रही थी। और राज्य सरकारों का भी कंप्यूटरीकरण हो रहा था। जो राज्य सरकार थी, जितने भी हमारे देश में राज्य सरकारें थी, उनका भी कंप्यूटरीकरण हो रहा था। उनको आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है, ताकि प्रशासन की पहुंच लोगों तक आसानी से हो सके, ठीक है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसकी पहुंच आम आदमी तक आसानी से हो सके, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण ई सरकारें पहले जो भारत में शुरू हुई थी, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण ई सरकारें पहल थी जो भारत में शुरू हुई थी। इतना आपको समझ आ गया ना। देखिए पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। अब देखिए स्वयं क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो प्रोजेक्ट राज्यों में एक संचार नेटवर्क को बनाने के लिए शुरू किया गया था। जो स्वयं प्रोजेक्ट था स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जो प्रोजेक्ट था राज्यों में, सभी राज्यों में एक संचार नेटवर्क बनाने के लिए शुरू किया गया था। सभी राज्यों में एक संचार नेटवर्क बनाने के लिए शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य सरकारी दफ्तरों और विभागों के बीच सूचना संचार को सुगम बनाना है। यानी कि सभी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य सरकारी दफ्तर यानी कि राज्य में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, विभाग हैं, उनके बीच संचार करना, उनके बीच कम्युनिकेशन करना, संचार करना को
संचार करने को एक सुगम बनाना था, मतलब आसानी से वहां पर कम्युनिकेशन किया जाए। ठीक है, अब है स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा क्या है, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। स्वयं प्रभा को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था और यह पहला ई सरकार प्रोजेक्ट था। स्वयं प्रभा पहला ई सरकार प्रोजेक्ट था जो सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने और नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से सेवा प्रदान करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए किया गया था और आम नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से सेवा प्रदान करने का प्रयास किया गया था। अब है डिजिटल लाइब्रेरी। क्या है डिजिटल लाइब्रेरी? डिजिटल लाइब्रेरी, तो देखिए डिजिटल लाइब्रेरी पहले ई सरकार उपकरण का एक अंश है। जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो क्या है, ई सरकार, डिजिटल लाइब्रेरी ई सरकार उपकरण का एक अंश है जिसमें सरकारी नोटिस, सूचना, नीतियां और रिपोर्ट अन्य सरकारी दस्तावेजों को आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। जो आपका डिजिटल लाइब्रेरी है वो ई सरकार उपकरण का एक अंश है जिसमें सरकारी नोटिस हो गए, सरकारी जो दस्तावेज हो गए, इनको यहां पर आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, अब है ई परिवहन, ई ट्रांसपोर्ट। तो पहले ई सरकार के तहत शुरू किया गया था। ई परिवहन को, ई ट्रांसपोर्ट को ई सरकार के तहत शुरू किया गया था जिसमें ऑनलाइन वाहन रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस प्राप्त करना और ट्रैफिक चालान भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। यदि आपको लाइसेंस बनाना है तो आप ऑनलाइन ही अपना लाइसेंस बना सकते हैं। कोई भी आपको ऑनलाइन अपना इंश्योरेंस कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो ई परिवहन, ई ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप करवा सकते हैं। अब है ई पुलिसिंग। तो देखिए ई पुलिसिंग में क्या था कि ई सरकार की पहल थी। पहल के तहत एक उपकरण है जो पुलिस विभाग को सूचना तकनीकी का उपयोग करके बेहतर और तेज सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। ई पुलिसिंग, ई पुलिसिंग ई सरकार की एक पहल है और ई सरकार के पहल के तहत ही एक ऐसा उपकरण है जो पुलिस विभाग को सूचना तकनीकी का उपयोग करके बेहतर और तेज सेवा प्रदान करता है। डिजिटल लॉकर, देखिए डिजिटल लॉकर क्या है, भारत सरकार में एक ई सरकार पहल है। ई सरकार पहल है जो नागरिक को व्यक्तिगत दस्तावेजों जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को सुरक्षित रखने की सुविधा उपलब्ध कराता है डिजिटल लॉकर। देखिए डिजिटल लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर सेव कर सकते हैं, वहां पर रख सकते हैं और अपने व्यक्तिगत दस्तावेज हो गए, अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, स्कूल कॉलेजेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सारा कुछ आप डिजिटल लॉकर में रख सकते हैं। कहीं पर आप जाते हैं, आपका लाइसेंस डिजिटल लॉकर में है, आरटीओ कोई भी चेक करता है तो आप अपना डिजिटल लॉकर से दिखा सकते हैं और वैलिड है, वहां पर वो वैलिड है डिजिटल लॉकर, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर रख सकते हैं। अब है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसे कहा जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। क्या है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। और कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, गणनक यंत्र भी कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, गणनक यंत्र कहा जाता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर देखिए डेटा और निर्देशों को स्वीकार करता है। देखिए कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर वही करेगा। जो भी आप डेटा वहां पर कलेक्ट करेंगे, सेव रख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कंप्यूटर पर, और ये सभी सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार ये सारा कुछ किया जाता है, वहां पर प्रोसेस करके इनपुट डाटा को संग्रहित किया जाता है। यानी कि डाटा को आप कलेक्ट कर सकते हैं, उनमें संशोधित कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और यह सारा कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से होता है। कंप्यूटर को गणनक कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी कंप्यूटर से हुई थी। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर से हुई थी, जिसका अर्थ है गणनक। जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ क्या है, गणना करना, जिसका अर्थ है गणना करना। इसके आधार पर कंप्यूटर को गणनक यंत्र के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर को गणनक यंत्र कहा जाता है। अब देखिए इनपुट यूनिट, यानी कि इनपुट क्या होता है,
इनपुट वहां हार्डवेयर होता है। इनपुट क्या होता है? इनपुट यूनिट एक हार्डवेयर होता है जो डाटा को क्या करता है? कंप्यूटर में भेजता है। इनपुट यूनिट एक हार्डवेयर होता है जो डाटा को कंप्यूटर में भेजता है। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखता है। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर क्या है? टीवी की तरह दिखता है। ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाता है, मतलब ऐसी डिस्प्ले यूनिट हो जाता है। यदि वहां पर हार्डवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या है? एक टीवी की तरह दिखेगा, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई काम नहीं होगी, जिससे उपयोगकर्ता को कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रमुख इनपुट यूनिट क्या है, जैसे कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माउस हो गया, ट्रैक टेबल हो गया, जॉयस्टिक हो गया और लाइट पेन आदि हो गया। ठीक है, ये क्या है? इनपुट यूनिट है। कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड, माइक्रोफोन सारा क्या है? इनपुट यूनिट है। अब देखिए आउटपुट। आउटपुट क्या है? एक उपकरण डाटा और परिणाम को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? डाटा और परिणाम को प्रदर्शित करता है। और देखिए प्रदर्शित करने के लिए उपयोग भी किया जाता है आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट में आउटपुट में क्या क्या आता है? प्रिंटर आता है, मॉनिटर आता है, प्लांटर आता है, स्पीकर आता है, प्रोजेक्टर आदि आउटपुट में शामिल होते हैं। ठीक है, आउटपुट एक ऐसा उपकरण है जिसमें डाटा और परिणाम को प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें क्या क्या आता है? प्रिंटर आता है, मॉनिटर आता है, प्लांटर आता है, स्पीकर आता है, प्रोजेक्टर आदि शामिल होता है आउटपुट में। अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। सीपीयू क्या करता है? सभी ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। जो भी आप वहां पर एक्टिविटी करता है उन सभी को नियंत्रित करता है। इसमें क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसे एएलयू कहा जाता है। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये क्या करता है? अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को पूर्ण करता है। क्या करता है? अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को पूर्ण करता है। सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है, निर्देश देता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। यानी कि इंस्ट्रक्शन देता है, डिकोड करता है और क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब देखिए सीपीयू के 3 भाग होते हैं जो 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू हो गया। इसमें क्या किया जाता है? एएलयू में अंकगणितीय और तार्किक क्रियाओं को निष्पादन किया जाता है। जो अंकगणितीय एक्टिविटी होती है, लॉजिकल जो एक्टिविटी होती है, उनको निष्पादन करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? निर्देशित करता है, डिकोड करता है, ऑपरेशंस को नियंत्रित करता है। इंस्ट्रक्शन जो देते हैं आप लोग उनको क्या करता है? डिकोड करता है, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अब देखिए रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर का काम क्या होता है? संख्याओं और क्रियाओं को, परिणाम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। यानी कि टेम्पररी बेस पे रजिस्टर क्या करता है? टेम्पररी बेस पे स्टोर करता है संख्याओं को, डेटा को, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं। और इसमें कई विशेष बाइट होती हैं। क्या होती है? इसमें कई विशेष बाइट होती है। सो गाइस, आपकी क्लास आज यहीं तक। देखिए क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पर जाइए और पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। सो गाइस, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, सर्च कीजिए दिस इज स्टडी। ठीक है।